नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज से हम एक विशेष क्लास आपके बीच में लेकर आने वाले हैं। कुंडली के अंतर्गत 12 लग्न होती हैं जो मेष लग्न से प्रारंभ होकर मीन पर जाकर समाप्त होती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का लग्न अलग होता है, इन 12 लग्नों में से एक होता है और एक कुंडली के अंतर्गत या एक जो जन्म कुंडली है उसमें हम अगर ग्रह देखें तो 7 ग्रह मुख्य रूप से और उनमें 2 छाया ग्रह राहु और केतु होते हैं। इसी प्रकार से इस श्रृंखला के अंतर्गत हम मेष लग्न की कुंडली को लेकर चलेंगे और मेष लग्न में पूरे जो भी 9 ग्रह हैं उन नवग्रहों के बारे में आपको बताएंगे कि प्रत्येक भाव में मेष लग्न की यदि कुंडली है तो उसमें कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर कैसा फल देता है, जिससे आप कुंडली का विश्लेषण आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। इसी प्रकार से 12 लग्नों के ऊपर हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण, रोचक, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को। मेष लग्न की कुंडली को जानने के लिए सबसे पहले हमें वह जानना होगा कि लग्न होता क्या है। तो कुंडली में इस भाव को प्रथम भाव कहा जाता है और इस प्रथम भाव में जो भी अंक लिखा होता है उसके आधार पर हम लग्न का निर्णय करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 नंबर की जो राशि है वो मेष राशि होती है, इसलिए ये मेष लग्न कहा जाएगा। आगे जिस लग्न की हम चर्चा करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन वर्तमान में जो विषय है मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देव का क्या फल रहता है, किस भाव में बैठकर वह कैसा फल देते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में जो पहले भाव के अधिपति होते हैं वह मंगल होते हैं। वहीं जो दूसरा भाव है उस दूसरे भाव के अधिपति, क्योंकि ये वृषभ राशि होती है, और उसके अधिपति शुक्र होते हैं। तीसरे भाव के जो अधिपति होंगे वे बुध होते हैं, क्योंकि ये मिथुन राशि होती है। और जो चौथा भाव है उस भाव के अधिपति चंद्रमा होते हैं, कर्क राशि होती है ये। इसी तरीके से पंचम भाव जिसके भावपति होते हैं सूर्य, क्योंकि ये सिंह राशि होती है। तो मेष लग्न की कुंडली में जो सूर्य हैं वह पंचमेश होते हैं। इसी तरीके से आगे हम देखते चलेंगे कि जो षष्ठेश हैं वह बुध हैं, कन्या राशि होती है। सप्तमेश तुला राशि है और शुक्र होते हैं। अष्टमेश जो है वह वृश्चिक राशि और मंगल होते हैं। तो यहाँ पर मंगल अष्टमेश भी होते हैं और लग्नेश भी होते हैं। आगे देखिए नवमेश जो गुरु हैं, और क्योंकि यहाँ पर धनु राशि आती है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ नवमेश हैं ये। और दशमेश शनि हैं और एकादश भी यहाँ पर शनि होते हैं, क्योंकि ये मकर और कुंभ राशियां इनकी हैं जिनके ये स्वामी हैं। व्यय भाव के अधिपति अर्थात द्वादश भाव के अधिपति इस कुंडली के अंतर्गत गुरु होते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा इसको समझ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे अब, क्योंकि हम मुख्य विषय जो है वह सूर्य से संबंधित है। सूर्य जो कि इसमें पंचम भाव के अधिपति होते हैं, त्रिकोण के भी मालिक होते हैं। तो ये एक योग कारक ये ग्रह इस कुंडली के अंतर्गत रहते हैं। अब ये योग कारक ग्रह जो संतान भाव के अधिपति भी हैं मेष लग्न की कुंडली में, यदि सूर्य देव कहाँ पर आकर विराजित हो जाए, यदि सूर्य लग्न में विराजित हो जाए, मतलब प्रथम भाव में बैठ जाएं, तो ये मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो पहले भाव में ये अपने मित्र मंगल की राशि में उच्चस्थ हो गए और उच्च भी हो गए, और मित्र के घर में भी, क्योंकि मंगल के साथ में इनकी मित्रता है, नैसर्गिक मित्रता है। तो मित्र मंगल की राशि में है। अतः ये जातक को, क्योंकि ये लग्न है, तो लग्न उस जातक के बारे में बताएगा कि वह जातक कैसा होगा। शारीरिक रूप से मजबूत होगा, बलवान होगा, बलिष्ठ होगा, तेजस्वी होगा, विद्वान होता है,
साहसी और निर्भीकता उसके अंदर आ जाती है। स्वस्थ रहने वाला व्यक्ति होता है, स्वाभिमानी होता है, कम बालों वाला होता है। उसके सिर पे आपको कम बाल मिलेंगे, छोटे छोटे बाल मिलेंगे, कम मिलेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव उसमें देखने को मिलेगा। पराक्रम, मंगल जैसा पराक्रम और सूर्य जैसी उसमें तेज आपको देखने के लिए मिलता है। जिस भी मेष राशि में सूर्य लग्न में बैठे हों, उच्चस्थ हो जाते हैं यहाँ पर सूर्य। तो यहाँ पर ये व्यवहार कुशल बनाते हैं, व्यक्ति को धैर्यवान बनाते हैं, सद्गुण ऋणी वह होता है। और उसकी जो संतानें हैं, क्योंकि ये संतान भाव के अधिपति होते हैं, और संतान भाव के अधिपति जब लग्न में बैठेंगे तो संतान भी उसकी कैसी होगी, संतान अधिक भी होगी और आज्ञाकारी भी होगी। लेकिन हमको ध्यान क्या देना है, जो सूर्य है वह सप्तम भाव पर, जब सप्तम भाव उनका कौन सी, तुला राशि पर उनकी दृष्टि जाएगी, तो ये कहाँ पर बैठेगी, तो ये नीच दृष्टि है। तो ये नीच दृष्टि जब सप्तम सप्तम भाव पर पड़ती है इनकी, तो उसके कारण ये जो जातक है उसके दाम्पत्य सुख में कमी लाने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि सूर्य में तेज है और वह जलाने का कार्य करते हैं। और यह जो नीच दृष्टि कहाँ हो गई, तुला राशि है सप्तम में, इसलिए ये नीच दृष्टि हुई, तो वहां देखेंगे नीच दृष्टि से, इसलिए जो दाम्पत्य सुख है उसमें कमी लाने का ये कार्य भी करेंगे, अगर ये मेष लग्न की कुंडली में लग्न में बैठे हैं तो। अगर जो पत्नी है, यदि हम स्त्री की कुंडली देखें तो वहां पति, और अगर हम पुरुष की कुंडली देखें तो वहां पत्नी के बारे में बात करेंगे। उसकी पत्नी अधिक सुंदर नहीं होती है, और पति पत्नी में मनमुटाव भी रह सकता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। और दैनिक जीवोपार्जन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की उनको कठिनाइयां भी देखने को मिलती हैं। चलिए, ये थी मेष लग्न की कुंडली में यदि पंचमेश जो सूर्य हैं वह कहां पर हो, लग्न में विराजित हो जाएं, और यदि वह धन भाव में चले जाएं, अगर वह दूसरा भाव, वाणी कुटुंब का भाव, दूसरा भाव धन भाव, वहां पर बैठ जाए मेष लग्न की कुंडली में, जो घर किसका है, शुक्र का घर है, तो दूसरे भाव में शुक्र क्या है, उनके नैसर्गिक शत्रुओं में आते हैं। तो दूसरे भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि में जब सूर्य स्थित होंगे, तो उसके प्रभाव से जातक को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस कुंडली में जो सूर्य पंचम का स्वामी है, वह पंचम का स्थायी होकर शत्रु की राशि में बैठा है, क्योंकि शुक्र शत्रु है। अतः जातक की जो विद्या अध्ययन और संतान पक्ष है उसमें भी कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि सिर्फ एक ही ग्रह के आधार पर संपूर्ण फलादेश नहीं किया जा सकता। जब प्रबलता आपको देखने को मिले जिस भाव से संबंधित, तभी आप वह विश्लेषण करें। तो सूर्य का फल दूसरे भाव में इस प्रकार का होता है। बाकी 8 जो ग्रह हैं उनके बारे में जब हम विवेचन करेंगे तो जो अधिकता आएगी उसके आधार पर आप फलादेश कर सकते हैं। देखिए, इस स्थिति में जो सूर्य है वह पंचम का स्वामी है और वह अपने स्थायी शत्रु की राशि में बैठा होता है। अतः जातक की विद्या अध्ययन और संतान पक्ष में भी वह कठिनाइयां लाने का कार्य करता है, क्योंकि कुटुंब का भी भाव है। तो कुटुंब और रत्नों का भाव भी है, तो वहां से कुटुंब, रत्न तथा जो बंधन, विषय आदि के जो विवाद हैं वह उठते ही रहते हैं। यहाँ की जो सूर्य है उनकी जो पूर्ण दृष्टि कहाँ पर जाएगी, तो वह दृष्टि कहाँ पर जाएगी, इस भाव में जाएगी, अष्टम में देखेंगे, सप्तम दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि है। अतः जातक की जो आयु है वो बढ़ाने का कार्य करेंगे, उसकी आयु बढ़ा देंगे जातक की। उसको कुछ गुदा संबंधित रोग हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम इसी भाव, इसी प्रकार के रोगों का यहाँ पर बताता है जो रोग होते हैं। वहीं अचानक से, क्योंकि अष्टम पर दृष्टि, तो अचानक से धन लाभ का भी यहाँ पर योग बनता है कि अचानक से उस व्यक्ति को धन लाभ भी होता है जिनका सूर्य दूसरे स्थान पर विराजित होता है। चलिए, अब बात करते हैं कि यदि सूर्य मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत तृतीय भाव, जो कि बुध का घर है और तृतीय भाव पराक्रम है, तो यहाँ पर यदि सूर्य विराजित हो जाए तीसरे भाव में, यदि किसी जातक के जो मेष लग्न की कुंडली है वहां पर तृतीय भाव में यदि सूर्य हो जाए, तो ये किसका घर है, ये बुध का घर है, क्योंकि मिथुन राशि है तो बुध का घर है। और बुध जो हैं वह सूर्य के मित्र हैं।
तो मित्र के घर में जो स्थायी मित्र हैं, उनके घर में जब सूर्य वहां पर स्थित हो जाएंगे तो क्या होगा, वे पराक्रम की वृद्धि कर देंगे क्योंकि मित्र के घर में है, बुद्धि बल को बढ़ा देंगे। और जो सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो भाग्य के भाव पर पड़ेगी, जो नवम भाव है, यहाँ इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो भाग्य भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो जातक को ये भाग्यवान भी बना देते हैं, धर्मात्मा बना देते हैं, दानवीर भी बना देते हैं, और वह तीर्थ यात्रा करना पसंद करता है। और जो तीर्थ में जाने वाले लोग होते हैं उनकी सेवा भाव भी उसके अंदर होता है, उनकी सेवा भी करता है। 9वें भाव में जो सूर्य के मित्र और सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, कौन? गुरु बृहस्पति, उनकी राशि है। इसके कारण वह जातक को शुभ कार्य कराने वाले और भगवान के भक्त, ऐसा व्यक्ति जो होता है भगवान का भक्त होता है, ये गुण देखने को मिलते हैं। अब तृतीय भाव जो है वह भाई का भी भाव है। तो भाई और वाणी का जो विचार किया जाता है, अतः जो जातक के भाई हैं उनसे उसको सुख प्राप्त होता है, क्योंकि मित्र का घर है तो वहां पर वह उसका हित नहीं करेंगे, सुख देंगे, उसको ओजस्वी वाणी वाला भी बनाने का कार्य करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हो, यह उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और अच्छे से वे इसको सीख सकते हैं जो कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं और प्रत्येक ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं कि किस लग्न में बैठकर कौन सा ग्रह कैसा फल देता है, और जिसके आधार पर वह आसानी से विश्लेषण कर सकें। इसी को लेकर हम इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आए हैं, ताकि मेष लग्न, वृषभ लग्न, इसी प्रकार से मीन लग्न तक पहुंचे प्रत्येक ग्रह को लेते हुए। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि सूर्य चतुर्थ भाव में विराजित हो जाए, सूर्य मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में जब विराजित होंगे तो ये चतुर्थ भाव है किसका? ये चंद्रमा का है, और चंद्रमा कौन है? सूर्य के मित्र हैं। तो मित्र की राशि में सूर्य जब स्थित होंगे, और ये भाव जो है ये भूमि, भवन, वाहन आदि का भाव है, तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि के अनेक प्रकार के सुख भी दिलाने का ये कार्य करेंगे। वह जातक विद्वान होगा और विद्या द्वारा सुख प्राप्त करने वाला भी होगा, उसको विद्या अर्जित करके सुख प्राप्त होगा, अर्थात विद्या उसकी उसका कारोबार बढ़ाने वाली होगी, उसका जीविकोपार्जन का माध्यम भी बनेगी। यहाँ से जो सूर्य हैं उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह अपने जो शत्रु हैं शनि, उनके घर पर पड़ती है, जो 10म भाव है। तो शत्रु की जो राशि है 10म भाव में, वह उसको देखते हैं, तो जातक की जो अपने पिता से अधिकतर देखी जाती है कि अनबन रहती है, उनके विचार कम मिलते हैं ऐसी स्थिति में। अतः जातक की अपने पिता से अनबन रहने के पूरे पूरे इसमें स्थिति बन जाती है। वो बल देखा जाएगा, सूर्य अधिक बलवान है तो अधिक अनबन देखने को मिलेगी। राजकीय मामलों में भी, क्योंकि यहाँ पर ये राजकीय सम्मान आदि से भी संबंधित 10म भाव होता है, लेकिन वो शत्रु का घर है जिसको वो देख रहे हैं, तो इसलिए यह राजकीय मामलों में भी विफलताएं दिलाने का कार्य करते हैं। लेकिन सूर्य के प्रभाव से कुछ ना कुछ सम्मान अवश्य बना रहेगा, क्योंकि सूर्य है तो वह सम्मान तो दिलाएगा, क्योंकि सूर्य गृह राज हैं, राजा हैं, सरकार के प्रतीक हैं, तो वहां पर ये सम्मान दिलाने का भी कार्य करते हैं। और यदि मेष लग्न की कुंडली में जो 5म भाव के अधिपति भी होते हैं सूर्य, और वह 5म में ही विराजित हो जाए, तब क्या स्थिति रहेगी? यदि सूर्य 5म भाव में विराजित हो जाएं तब क्या स्थिति रहेगी? अब देखिए, ये खुद का भाव है, स्वग्रही हो जाते हैं, मूल त्रिकोण राशि भी है इनकी 5म भाव, तो स्वक्षेत्री सूर्य होगा यहाँ पर, और इसके प्रभाव से जो जातक होगा बड़ा ही विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, यश उसको, क्योंकि सूर्य यश को देने वाले भी होते हैं, तो उसको वह यशस्वी होता है, और संतान सुख से परिपूर्ण रहता है। यहां से सूर्य को जो 7म दृष्टि है वह फिर कहां जाती है? अपने शत्रु शनि के घर में, जो एकादश भाव है, कुंभ राशि आती है। तो यहाँ 11वें भाव पर इनकी ये 7वीं दृष्टि पड़ती है, तो भाव के साधनों में ये रुकावटें लाती हैं। एकादश भाव आय को कम कर देंगे, आय में रुकावट आ जाएंगी,
आर्थिक लाभ में परेशानी आएंगी। आर्थिक लाभ के लिए ऐसे व्यक्तियों को विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहां पर ये रुकावट लाने का कार्य करते हैं शत्रु के घर को देखकर। इस ग्रह स्थिति का जो जातक है वह कैसा होगा, क्योंकि वाणी कटु हो जाएगी उसकी, और अहंकारी भी उसको ये बना देते हैं, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पीठ पीछे क्या करते हैं, निंदा भी करते हैं, भाई वो इंसान अच्छा नहीं है, बड़ा घमंडी है। इस तरह की बातें उसके बारे में लोग करते हैं। और यदि यही सूर्य षष्ठ भाव में चले जाएं, मेष लग्न की कुंडली में जो त्रिक भाव है, छठा भाव है, उसमें सूर्य यदि चले जाते हैं, उस स्थिति में क्या होता है। अब यहां पर ये बुध का घर है, तो मित्र है बुध, तो बुध के घर में सूर्य चले जाते हैं तो क्या होगा, ऐसा जो जातक होगा वह अपने शत्रुओं पर निरंतर विजय प्राप्त करने वाला होता है। अब पंचम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में जब चला जाएगा तो इसके कारण उसकी जो विद्या अध्ययन है उसमें कुछ कठिनाइयां तो देखने को अवश्य मिलेंगी, लेकिन जातक जो होगा, विद्या बेशक उसे कठिनाई से मिले लेकिन वो विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, ये अवश्य देखने को मिलता है। अब यहां से जो सूर्य की सप्तम दृष्टि है वह मित्र गुरु के घर 12वां भाव है वहां पर जाएगी, यहां जाएगी, तो सूर्य की सप्तम दृष्टि जो व्यय स्थान में उसमें जाती है, उसके कारण जो ये जातक है वह शहरी संबंधों से लाभ और सफलता पाने वाला और विदेशों में सम्मान प्राप्त करने वाला, अधिक खर्च करने वाला भी होता है। दृष्टि में बैठकर उसको ये आडंबरी भी बनाते हैं, दिखाता बहुत है ऐसा व्यक्ति। तो विदेशों में सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, अधिक खर्च करने वाला होता है, और उसे संतान पक्ष से कुछ चिंताएं अवश्य बनी रहती हैं, क्योंकि पंचम का अधिपति षष्ठ भाव में जब आ जाता है तो इस प्रकार की चिंताएं देता है। शत्रु पक्ष कठिनाइयां खड़ी करता रहेगा लेकिन जीत नहीं पाएगा, हारेगा। ये स्थिति जब सूर्य मेष लग्न की कुंडली में षष्ठ भाव में होते हैं तब बनती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यदि सूर्य सप्तम भाव में चले जाएं मेष लग्न की कुंडली में, जब हमने लग्न भाव की चर्चा की थी तो वहां पर दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो नीच दृष्टि थी वह सप्तम पर गई और वहां दाम्पत्य सुख में कमी लाने का सूर्य ने काम किया। लेकिन यदि सूर्य सप्तम भाव में चले जाते हैं तब आप सोचिए कि क्या स्थिति रहती है। तो ये शत्रु शुक्र के राशि है जिसमें सूर्य चले जाएंगे और यहां पर ये नीच अवस्था में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जातक है वह अपने स्वराज्य एवं स्त्री के विषय में निरंतर उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अलगाव की स्थिति भी बनती है। सप्तम में ये उच्च दृष्टि से जिस मंगल की राशि वाले लग्न भाव को देखने के कारण जो जातक है उसको लंबे कद का, तेजस्वी और स्वाभिमानी तो बना देते हैं। वह युक्ति और बुद्धि बल से अपना काम निकालने में महारत उसको हासिल होती है, प्रवीण होता है। और सूर्य के जो पंचमेश होने के कारण जातक का जो विद्या और संतान का पक्ष भी यहां से आप देखोगे, क्योंकि नीच हो गए तो कमजोर बना देता है और जीवन यापन के क्षेत्र में भी कठिनाइयां आती रहती हैं। यहाँ ये भी होता है कि यदि सूर्य किसी जो सप्तम में है और ये नीच अवस्था में है तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक की जो पत्नी के साथ में रहने पर, या स्त्री की कुंडली देखें तो स्त्री की कुंडली में यदि ऐसे सूर्य होते हैं या पुरुष की कुंडली में होते हैं तो वहां स्त्री को आर्थिक तंगी होती है, और वहां अगर पुरुष की में होते हैं, अगर स्त्री की में होते हैं तो पुरुष को आर्थिक तंगी साथ रहने पर होती है। वह या तो उसको अपने कुटुंब से दूर कर देती है और या फिर वह जो है उससे ही दूर हो जाती है। अलगाव की स्थिति भी यहाँ पर बनती है, क्योंकि सूर्य दाम्पत्य सुख को, क्योंकि ये अग्नि ग्रह हैं और वैसे भी सप्तम में ये दाम्पत्य सुख में कमी लाने का कार्य करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कि यदि यह सूर्य अष्टम भाव में चले जाएं, अष्टम भाव जो इनके मित्र का घर है, मंगल का घर है, अष्टम में यदि सूर्य चले जाएं, और वैसे भी अष्टम में सूर्य एक आत्मा है और अष्टम क्या है, अष्टम है मृत्यु या आयु या मृत्यु का घर। तो यहाँ पर
आत्मा कहाँ पर प्रसन्न रहेगी? शमशान में। तो ये वही है। तो सूर्य हम अगर यहाँ पर ये पंचमी अष्टम में मेष लग्न की कुंडली में अष्टम में चले जाते हैं, ये मित्र का घर है, मंगल की राशि है। यहाँ पर जो सूर्य के प्रभाव से जातक की जो आयु है, क्योंकि आयु का भाव है, और जो पुरातत्व और गुप्त धन संबंधित, क्योंकि हम अष्टम से गुप्त जो बातें होती हैं, गुप्त विद्या होती हैं, गुप्त धन होता है, उनकी जानकारी भी लेते हैं। तो यहाँ से, और पुरातत्व की बारे में भी हम अष्टम से ही जानते हैं, कोई पुरातत्व से संबंधित बात होती है उसको भी हम, तो ऐसे में आयु, पुरातत्व और गुप्त धन संबंधित लाभ उस व्यक्ति को यहाँ पर दिलाने का कार्य करते हैं, क्योंकि मित्र का घर है। लेकिन आठवां घर मृत्यु का भाव होता है, इसलिए ये है पंचमेश। तो वहां पर पंचम से हम विद्या देखेंगे, संतान को देखेंगे, अचानक से होने वाले धन के लाभ को देखेंगे, तो वहां पर ये उसमें कमजोरी ला देते हैं। तो संतान पक्ष कमजोर होगा, विद्या का पक्ष कमजोर होगा, ये देखने को मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति के दैनिक जीवन में आपको कठिनाइयां देखने को मिलती रहती हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परेशानी वाला भाव होता है। तो कठिनाइयां उसको देखने को मिलती हैं। सातवीं दृष्टि जब इनकी पड़ेगी तो वो दूसरे भाव को पर पड़ेगी, जो कि धन भाव है। सातवीं दृष्टि इनकी धन भाव दूसरे भाव पर पड़ेगी, और इसको देखने के कारण जो जातक है उसको धन और कुटुंब विषय में क्या देंगे, ये असंतोष दे देंगे, क्योंकि ये शत्रु का घर है, शुक्र का घर है, इसलिए यहाँ पर परेशानियां देंगे, असंतोष दे देंगे। और उसमें ऐसा असंतोष कुटुंब को लेकर, धन को लेकर निरंतर बना रहता है। तो कुल मिलाकर जीवन उसका संघर्षपूर्ण यहाँ पर बैठकर ये बनाने का कार्य करते हैं। कुछ आयु बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है, आयु बढ़ा देंगे, पुरातत्व संबंधित इसमें अच्छा फल देंगे, गुप्त विद्याओं में अच्छा होगा, गुप्त धन ऐसे व्यक्ति को अच्छे प्राप्त होने के योग होते हैं। लेकिन संतान भाव के भी अधिपति हैं ये, इसलिए संतान से संबंधित, विद्या से संबंधित परेशानियां उस व्यक्ति को मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यदि सूर्य, हम यहाँ पर इनके उपाय की चर्चा भी नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी हम ये समझेंगे किस भाव में बैठकर कैसा ये फल देने वाले होते हैं। अब बात करते हैं, सूर्य यदि अपने मित्र गुरु के घर और भाग्य भाव में बैठ जाएं, स्थित हो जाएं, तब इनका फल कैसा होगा। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य अपने मित्र गुरु की राशि है, जो, क्योंकि ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, धनु है, यहाँ पर स्थित हो जाते हैं, तो इसके प्रभाव से जो जातक है उसको, क्योंकि ये उसको श्रेष्ठ विद्या दिलाने का कार्य करेंगे। ये त्रिकोण भाव के अधिपति दूसरे त्रिकोण में चले गए, तो अब आप ये देखिए कि बहुत अच्छा योग बना देते हैं ये। श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उसका उस व्यक्ति को स्वामी बनाने का ये कार्य करेंगे। धर्म, धर्मशास्त्र, धर्मज्ञ और धर्म शास्त्रों को जानने वाले, ईश्वर भक्त, यशस्वी, भाग्यवान, दयालु, दानी और तीर्थी सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। भाग्योन्नति की अगर बात करें तो भाग्योन्नति के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति निरंतर सफलताएं प्राप्त करते रहते हैं, उनको निरंतर सफलता मिलती रहती है। अब बात करेंगे कि सूर्य की जो सातवीं दृष्टि है वह कहाँ जा रही है। तो सूर्य की सातवीं दृष्टि अपने मित्र बुध के घर तीसरे भाव में जाएगी, तो पराक्रम को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, भाई बहनों का सुख दे देंगे, साहस भी दे देंगे और उसकी योग्यताओं में भी वृद्धि कर देंगे। अब हम देखें तो मेष लग्न की कुंडली में सबसे उत्तम सूर्य कहाँ पर, नवम भाव में। तो ये सूर्य श्रेष्ठ स्थिति के माने जाते हैं, बहुत श्रेष्ठ होते हैं अगर यह मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में विराजित होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि यदि यह अपने शत्रु के घर में दसम भाव में चले जाएं, ऐसी स्थिति में क्या होगा। अगर यह अपने, देखिए हम यहाँ पर अभी कारक कारक भाव का नाश करता है, इस सूत्र को अभी लेकर नहीं आए, वो मैंने जब विशेष सूत्रों की चर्चा की थी तो वहां आपको बताया है, तो आप उसका आकलन अवश्य करें। साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो कारक का ये सूत्र है वह वहां पर पूर्ण नहीं होता, क्योंकि
साथ में अगर अकेले बैठेंगे तब ही उस भाव का नाश करते हैं। अब सूर्य यहाँ पर दशम में बैठे और ये शत्रु का घर है, शनि का घर है, शनि उनके शत्रु हैं, तो शनि के घर में बैठने पर, शत्रु के घर में बैठने पर, जो शत्रु की राशि है उसमें बैठने पर सूर्य के प्रभाव से जो जातक है, क्योंकि पिता का भाव तो अपने पिता और जो लाभ हैं, जो उसके व्यवसाय हैं, व्यवसाय में जो उसकी नौकरी आदि है, तो राज्य नौकरी हो या प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हो, तो उसमें कुछ कमियां लाने का कार्य करते हैं, ऐसे कुछ कमियों का शिकार होना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें भाषा की, तो क्योंकि शनि विदेशी भाषा के माने जाते हैं, पश्चिमी भाषा के माने जाते हैं, तो विदेशी भाषा और राजभाषा का ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ जानकार होता है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विदेशी भाषाओं और राष्ट्रभाषा का श्रेष्ठ जानकार होता है। अब यहां से जो सातवीं दृष्टि है इनकी, जो चतुर्थ भाव है, जो इनके मित्र का घर है, वहां पर जाती है, जो चंद्रमा का घर है, तो वहां इसको देखते हैं तो माता भूमि भवन का यहाँ पर श्रेष्ठ सुख देने का कार्य करते हैं। और ऐसा जातक अपने बुद्धि बल से राज्य और व्यवसाय के क्षेत्रों में भी बड़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि यदि सूर्य एकादश भाव में विराजित हों, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य यदि एकादश भाव में विराजित हो जाएं तो क्या स्थिति होगी। अब ये शत्रु का घर है जो एकादश भाव है, लेकिन यहां से ये अपने भाव को भी देखते हैं, पंचम भाव को, तो पंचम से संबंधित तो अच्छा फल देंगे, लेकिन एकादश से संबंधित कैसे फल देंगे उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो शत्रु शनि के घर में जब स्थित होंगे सूर्य, तो इसके प्रभाव से जो जातक है उसको अर्थ लाभ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो विशेष परिश्रम करना पड़ता है, परंतु लाभ भी उसको अत्याधिक होता है। परिश्रम तो कराते हैं लेकिन लाभ भी उसको अच्छा खासा देते हैं। और यहां पर ये इस भाव में बैठकर, क्योंकि पाप ग्रह शक्तिशाली माने जाते हैं, तो यहां पर ये बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। एकादश भाव में जो ग्रह होंगे, विशेषकर पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, वो अच्छा फल देते हैं विशेषकर, तो यहां पर ये बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, अपनी स्वराशि पर जा रही है, पंचम भाव पर जा रही है, उसको देखते हैं। तो जातक को विद्या का सुख, बुद्धि का सुख, संतान का सुख, विशेष लाभ देने वाले होते हैं। और ऐसा जातक जो होता है वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ कटुभाषी भी होता है, उसको कटुभाषी बना देते हैं और उसी से लाभ भी वह उठाता है। कटुभाषी होगा लेकिन लाभ उठाएगा। कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि वो स्वार्थ के आधार पर अपनी जो कटुवाणी है उसको मधुर भी कर लेता है। तो एकादश के ये बहुत ही देखने को मिलते हैं परिणाम। अब चलिए हम बात करेंगे कि यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य 12वें भाव में हो, यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य 12वें भाव, क्योंकि ये 12वां भाव है, इनके मित्र का घर है, मित्र गुरु, और यहां से देखते भी अपने जो मित्र बुध है उसके घर में देखते हैं, स्थायी मित्र हैं ये, तो देखेंगे कहाँ, यहां पर देखेंगे जब सूर्य व्यय भाव में बैठे हों, जो व्यय भाव है, और ये मित्र गुरु का घर है, गुरु की राशि है, गुरु का घर है, मीन राशि है यहाँ पर, तो इसके प्रभाव से जो जातक है उसका बाहरी स्थानों से श्रेष्ठ संबंध होता है, विदेशों में बड़ा अच्छा ही सुख प्राप्त करता है, अपने गृह जनपद से बाहर बहुत अच्छा सुख प्राप्त करता है, तो बड़े अच्छे संबंध होते हैं उसके बाहर लोगों से। लेकिन उसको जो व्यय है उस व्यय उसमें अधिकता रहती है, वो खर्चीला होता है, अधिक खर्च करने वाला होता है, ये देखने को मिलता है। और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बड़ी बुद्धि बल का प्रयोग करना पड़ता है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई कैसे वे अपने जो खर्चे हैं उनको, उनकी पूर्ति कर सके। संतान की बात करें, विद्या की बात करें, तो क्योंकि ये 12वां भाव है, पंचम भाव का अधिपति त्रिक भाव में बैठा है, तो वहां ये उस पंचम भाव को कहते हैं कि यदि किसी अच्छे भाव का अधिपति त्रिक भाव में चला जाए तो वहां वह उस भाव की हानि कर देता है, तो इसी के आधार पर वह संतान और विद्या पक्ष को हानि और उनसे संबंधित वह चिंता देने के योग भी उसके जीवन में आते हैं। अब सातवीं दृष्टि उसकी अपने मित्र की जो राशि है वो भी श्रेष्ठ भाव है उस पर
पड़ती है, जिससे जातक जो होता है वह अपने शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन एक बात जरूर होती है कि वह मानसिक चिंताओं का शिकार भी बना रहता है। तो आज हमने मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत सूर्य देव ग्रहराज सूर्य हैं जो पंचमेश होते हैं मेष लग्न की कुंडली में, और एक त्रिकोण भाव के अधिपति भी हैं, योग कारक ग्रह होते हैं, उनका यहाँ पर हमने फल बताया, किस भाव में वो कितना श्रेष्ठ और किस भाव में कितना अशुभ फल देने की क्षमता रखते हैं, उसके बारे में आज हमने विश्लेषण किया। नेक्स्ट जो हम क्लास लेकर आएंगे या वीडियो लेकर आएंगे, उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो मेष लग्न की कुंडली है उसमें जो चंद्रमा है, जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, उनका 12 भावों में कैसा परिणाम होता है। यह श्रृंखला इसी प्रकार से चलती रहेगी और आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। और साथ ही साथ अधिक से अधिक, अगर ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।